हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट बायोमैकेनिक्स ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम। तो जैसा कि हमें पता है कि हमारे बॉडी में एक वर्टेब्रल कॉलम होता है। अब वर्टेब्रल कॉलम के अंदर हमारे पास 33 वर्टेब्रेज होती हैं और 23 इंटरवर्टेब्रल डिस्क होती हैं। अब जो हमारा वर्टेब्रे हैं उनको हमने 5 रीजन्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज सर्वाइकल, जिसके अंदर 7 वर्टिब्रेज आती हैं। थोरैसिक, जिसके अंदर 12, लंबर में 5, सेक्रल में 5 एंड कॉकेक्स में 4। अब जो इस इमेज में आप देख सकते हो, जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है दैट इज सर्वाइकल, ब्लू कलर में इट इज़ थोरैसिक, जो येलो कलर में है इट इज़ लंबर, ग्रीन में इट इज़ सेक्रल एंड जो सबसे लास्ट वाला टेल जैसा पोर्शन लग रहा है इट इज़ द थोरैसिक स्पाइन, सॉरी इट इज़ द कॉकेक्स। इसमें भी आपको सारी जो ये रीजन्स हैं इनके बारे में बताया गया है। ठीक है, अगर हम जो हमारा वर्टेब्रल कॉलम है उसको साइड से देखते हैं, यानी कि सजाइटल व्यू से देखते हैं, देखो जैसे इस इमेज में है, तो हमें दिखेगा कि जो हमारा वर्टेब्रल कॉलम है ना वो स्ट्रेट में नहीं है। अगर हम पीछे से देखते हैं तो नॉर्मली ये स्ट्रेट दिखता है, बट अगर हम साइड से देखें तो इसमें कर्व्स होते हैं, इट इज़ नॉट स्ट्रेट। तो यानी कि इसके अंदर कन्वेक्सिटी और कनकेविटी होती है। अब इसका क्या फ़ायदा है, क्यों स्ट्रेट नहीं होता और कर्व्ड होता है? क्योंकि जो कर्व्ड वर्टेब्रल कॉलम है वो हमें हायर कंप्रेसिव लोड्स जो होते हैं उनमें रेजिस्ट करने में हेल्प करता है एज़ कम्पेयर टू दी स्ट्रेट वन। अब अगर हम वर्टेब्रल कॉलम के कर्व की बात करें तो जब हम फीटस होता है या फिर जो बिल्कुल न्यूबॉर्न बेबी होता है उसके पास सिर्फ एक ही कर्व होता है, दैट इज़ द सिंगल कन्वेक्स कर्व, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे जो बेबी है उसके पास सिर्फ एक ही कर्व है। ठीक है, अब जैसे जैसे बेबी ग्रो करता है तो आप दूसरे डायग्राम में देखोगे कि उसके कर्व्स चेंज हुए हैं। देयर आर कनकेविटीज ऑल्सो विथ कन्वेक्सिटीज। ठीक है, तो इसमें हमारे दो तरीके के कर्व्स हैं, एक प्राइमरी कर्व एंड द सेकेंड वन इज द सेकेंडरी कर्व। तो प्राइमरी कर्व क्या है, विच इज़ प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, सो इट कंसिस्ट ऑफ कन्वेक्सिटी। ठीक है, क्योंकि बर्थ के टाइम पे हमारे पास सिर्फ कन्वेक्सिटी ही है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से आते हैं, थोरैसिक एंड सेक्रल, क्योंकि वो हमेशा कन्वेक्सिटी ही होती है उसकी। ठीक है, सेकेंडरी कर्व क्या होते हैं, जो कि बर्थ के टाइम पे प्रेजेंट नहीं होते, बट जैसे जैसे चाइल्ड ग्रो करता है वो इरेक्ट स्टैंडिंग में आता है तो वो डेवलप होते हैं, इनमें कॉन्केविटी होती है। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, हमारे सर्वाइकल एंड द लंबर कर्व। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो, यहाँ पे आपको प्राइमरी और सेकेंडरी कर्व्स के बारे में बताया गया है। देन द नेक्स्ट इज द मोबाइल सेगमेंट। तो मोबाइल सेगमेंट क्या होता है, वर्टेब्रल कॉलम में इट इज़ द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट, उसको कहते हैं मोबाइल सेगमेंट। तो ये किस किस से बनती है, देखो बिटवीन द टू एडजेसेंट वर्टिब्रा, ठीक है, उसके बीच की जो वर्टिब्रल डिस्क आती है प्लस द सॉफ्ट टिश्यू अराउंड देम विच इज सिक्योरिंग देम, तो इसको हम कहते हैं मोबाइल सेगमेंट ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। अब अगर हम वर्टिब्रे की बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स जो हमने स्पाइन के देखे हैं उनमें अलग अलग फीचर्स होते हैं वर्टिब्रे के अंदर, बट जो एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है हर वर्टिब्रे का वो सेम होता है। ठीक है, एक्सेप्शन क्या है, इज दी वर्टिब्रे ऑफ सेक्रम एंड कॉकेक्स, क्योंकि वो फ्यूज होती हैं। तो वर्टिब्रेस को हमने डिवाइड किया है दो में, टिपिकल एंड एटिपिकल वर्टिब्रा, और ये हर रीजन में देखने को मिलती है हमें। राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट सर्वाइकल, थोरैसिक एंड दी लंबर रीजन। ठीक है, सेक्रम और कॉकेक्स की वर्टिब्रे अलग होती हैं, दे आर फ्यूज टुगेदर। ठीक है, तो जो टिपिकल वर्टिब्रा होती है उनके टिपिकल फीचर्स होते हैं, और जैसे मान लो सर्वाइकल सेगमेंट है तो उसमें जो यूजुअली बीच का सेगमेंट है C3 से C6 का, दैट इज टिपिकल, मतलब उनमें सेम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। अगर हम थोरैसिक की बात करें तो थोरैसिक की जो मिडिल रेंज की वर्टिब्रे होंगी उनमें सेम फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। एटिपिकल को हम ट्रांजिशनल वर्टिब्रे भी कहते हैं, और ये यूजुअली प्रेजेंट होती है एट द स्टार्टिंग एंड द एंडिंग ऑफ अ सेगमेंट। फॉर एग्जांपल जो C7 वर्टिब्रा है वो एटिपिकल है, C1 और C2 वर्टिब्रा है वो एटिपिकल है। तो ये आप देख सकते हो एक टिपिकल वर्टिब्रा का डायग्राम है, and this is the diagram of the atypical vertebra C1 and C2 vertebrae. Now the basic structure of all typical vertebrae, तो इनमें anteriorly तो होता है vertebral body और posteriorly होता है vertebral और neural arch। तो हमने एक typical vertebra को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, ये है हमारी typical vertebrae। ठीक है, अब जो वर्टिब्रल बॉडी होती है ये क्या होता है, देखो इस इमेज से देखो, जो आगे रेड वाला हिस्सा है दैट इज़ द वर्टिब्रल बॉडी और पीछे वाला इज़ द न्यूरल आर्च। तो जो हमारी वर्टिब्रल बॉडी होती है ये ब्लॉक लाइक शेप की होती है, इसमें जो इसके सुपीरियर और इन्फीरियर सरफेस हैं वो फ्लैट होते हैं।
ठीक है। वेट बेयरिंग स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। जो इसका बॉर्डर है वो फॉर्म होता है बाय द कॉर्टिकल बोन और इनसाइड में इसकी होती है कैंसलस बोन। अब न्यूरल आर्च जो है, जो ये पीछे वाला पोर्शन है, ये बहुत इरेगुलर शेप का होता है, ठीक है। और इसको हमने डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो वो पार्ट्स कौन कौन से हमारे, पेडिकल, लेमिना, ट्रांसवर्स प्रोसेस, स्पाइनस प्रोसेस एंड द वर्टिब्रल फोरामेन। तो पेडिकल क्या होते हैं, जो कि वर्टिब्रल बॉडी को पीछे वाले स्ट्रक्चर से कनेक्ट करते हैं, उनको हम कहते हैं पेडिकल। लैमिना क्या होता है, ये सेंट्रल पोर्शन होता है न्यूरल आर्च का, ठीक है। यानी कि न्यूरल आर्च जो पोस्टीरियर पार्ट है वर्टिब्रे का, उसका जो सेंटर वाला पार्ट है, दैट इज द लैमिना। ट्रांसवर्स प्रोसेस क्या होते हैं, अब ये लैमिना से ही ना साइड में आपके दो प्रोजेक्शंस दिखती हैं, उनको कहते हैं ट्रांसवर्स प्रोसेस, और ये क्या करते हैं, मसल अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। अब साइड में जो निकला उसे कहा हमने ट्रांसवर्स प्रोसेस, और जो पीछे की तरफ आएगा उसको हम कहते हैं स्पाइनस प्रोसेस। और इनके बीच में एक ओपनिंग होती है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, वो होता है हमारा वर्टिब्रल फोरामेन, और वर्टिब्रल फोरामेन के अंदर हमारी स्पाइनल कॉर्ड जाती है। अब ये बात हुई वर्टिब्रे की, अब आते हैं हम इंटरवर्टिब्रल डिस्क पे। तो जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है ये 23 होती हैं, ठीक है, और ये 20 to 33% लेंथ देती हैं वर्टिब्रल कॉलम की। अब ये साइज और थिकनेस में इंक्रीज होती हैं फ्रॉम सर्वाइकल टू लंबर, ठीक है। लंबर में आपको सबसे मोटी और सबसे बड़ी डिस्क देखने को मिलेगी, क्यों, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा वेट बेयरिंग है। अब सर्वाइकल पे तो सिर्फ हेड का ही वेट जा रहा है, बट लंबर पे तो अपर बॉडी, अपर आर्म, हेड, नेक सबका वेट जा रहा है, तो इसलिए वहाँ की डिस्क ज़्यादा मोटी है, ठीक है। यानी कि 9 mm तक की आपको वहाँ पे डिस्क देखने को मिल जाएगी। अब इंटरवर्टिब्रल जो डिस्क है वो किस चीज़ से बनी है, उसमें 3 पार्ट्स हैं, न्यूक्लियस पल्पोसस, एनुलस फाइब्रोसस एंड द वर्टिब्रल एंड प्लेट। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पे उन्होंने पार्ट्स दिखाए हैं ऑफ द इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ऑल्सो दिस इज अ सेक्शन विच इज शोइंग द पार्ट्स ऑफ द इंटरवर्टिब्रल डिस्क। अब हम इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो न्यूक्लियस पल्पोसस क्या होता है, ये एक सेंटर में जो पाया गया सब्सटेंस है वो होता है किसी भी डिस्क के, ठीक है। ये 70 to 90% वाटर का बना होता है। इसमें प्रोटीओग्लाइकन 65% होता है और 15 to 20% कोलेजन फाइबर्स होते हैं। अब इसमें जो टाइप 2 कोलेजन है वो प्रीडोमिनेट करता है, ठीक है। तो ये एक वाटर बैलून की तरह एक्ट करता है, क्यों, क्योंकि जब इसके ऊपर कंप्रेशन पड़ता है यानी कि एक्सियल लोडिंग होती है तो ये डिफॉर्म होता है, और इसके अंदर का जो प्रेशर है वो स्ट्रेच करता है ओवर द वॉल्स ऑफ न्यूक्लियस पल्पोसस इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। क्योंकि ये इसके अंदर कोलेजन जो है वो टाइप 2 वाला ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि इसमें हमें वेट बेयरिंग देनी है। फिर जो सेकेंड पार्ट आता है उसे हम कहते हैं एनुलस फाइब्रोसस। तो जो वो न्यूक्लियस पल्पोसस सेंटर वाला पार्ट था ना, उसके आजू बाजू के जो बाउंड्री है वो क्या है, एनुलस फाइब्रोसस। तो इसके अंदर 60 to 70% वाटर होता है, कोलेजन इसमें ज़्यादा है, देखो 50 to 60%, ठीक है, एंड देयर इज़ 20% प्रोटीओग्लाइकन। तो इसके अंदर हमारा टाइप 1 कोलेजन है वो प्रेजेंट होता है ज़्यादा मात्रा में, 2 भी होता है पर वो कम होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें टेंसाइल फोर्सेस को रेजिस्ट करना है, न्यूक्लियस का काम है कंप्रेसिव फोर्सेस को रेजिस्ट करना, ठीक है। और ये अटैच होते हैं टू द कार्टिलेजिनस एंड प्लेट वाया द शार्पेस्ट फाइबर। अब जो तीसरा पार्ट है इंटरवर्टिब्रल डिस्क का, इट इज़ दी वर्टिब्रल एंड प्लेट। तो ये लेयर्स ऑफ कार्टिलेज होते हैं, ठीक है, और इनकी थिकनेस कितनी होती है, बिटवीन 0.6 to 1 mm। तो दे कवर द एंटायर न्यूक्लियस पल्पोसस, ठीक है, बट नॉट द एंटायर एनुलस फाइब्रोसस, मतलब बीच में तो पूरा प्रेजेंट है बट साइड से वो अच्छे से कवर नहीं कर पा रहा। तो ये प्लेट ना ऊपर जो ये एनुलस फाइब्रोसस, न्यूक्लियस पल्पोसस है, इनसे ज़्यादा अच्छे से अटैच होती है एज़ कम्पेयर टू द नीचे वाली वर्टिब्रल बॉडी। तो इसलिए इसको हम डिस्क का पार्ट मानते हैं रादर दैन दी वर्टिब्रे का पार्ट। सो इसके अंदर हमने बोला कि यही कार्टिलेज से बनी है, तो इसके अंदर कौन सा कार्टिलेज है, दोनों है, हाईलाइन एंड फाइब्रो कार्टिलेज। तो जो हाईलाइन कार्टिलेज है वो वर्टिब्रल बॉडी के पास हमें देखने को मिलता है, ठीक है, और ये यूजुअली यंग डिस्क में देखने को मिलता है। बट अगर हम थोड़ा डिस्क की तरफ को जाएं तो वहाँ पे हमें फाइब्रो कार्टिलेज देखने को मिलता है। देन इज़ द आर्टिकुलेशन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। तो जो हमारी स्पाइन है उसमें हमें 2 मेन जॉइंट्स देखने को मिलते हैं, वर्टिब्रल बॉडी जॉइंट्स या फिर जाइगोपोफिजियल, जिनको हम एपोफिजियल या फेसेट जॉइंट्स भी कहते हैं। तो वर्टिब्रल बॉडी जॉइंट्स, तो सबसे पहले इसकी इमेज देखो, तो जो ये आगे आपको दिख रहा है वर्टिब्रल बॉडी के बीच में जो डिस्क है उसके साथ जो जॉइंट बन रहा है उसे कहते हैं वर्टिब्रल बॉडी जॉइंट, ठीक है। ये कौन सा टाइप ऑफ जॉइंट है, दीज आर कार्टिलेजिनस जॉइंट ऑफ सिम्फाइसिस टाइप, ठीक है।
दे हैव अ डिस्क प्रेजेंट बिटवीन देम। मूवमेंट्स क्या क्या होंगी इस पे, स्लाइडिंग, डिस्ट्रैक्शन, कंप्रेशन, एंटीरियर पोस्टीरियर टिल्टिंग एंड लेटरल टिल्टिंग। देन द सेकेंड जॉइंट इज द ज़ाइगोपोफिजियल जॉइंट। ठीक है, अब ये किसके बीच में बनता है, देखो इमेज देखो यहाँ पे आपको क्लियरली विजिबल है। ठीक है, इट इज़ फाउंड बाय द आर्टिकुलेशन। अब ये जो आर्टिकुलेटिंग फेसेट्स होते हैं एक वर्टिब्रा के ऊपर, ठीक है, बोथ साइड्स राइट एंड लेफ्ट, उनके बीच में देखने को मिलता है, और ये साइनोवियल जॉइंट होते हैं, डायआर्थ्रोडियल जॉइंट्स होते हैं। इनके अंदर आपके कभी कभी एक्सेसरी जॉइंट स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि एडिपोज टिश्यू या फाइब्रो एडिपोज मेनिस्कॉइड्स। अब हम बात करेंगे अबाउट द लिगामेंट्स। तो देखो पूरे वर्टेब्रल कॉलम में ये 6 मेन लिगामेंट्स हैं। ठीक है, अब ये रीजन टू रीजन वाइज भी वेरी करते हैं, बट हर रीजन में ये 6 मेन लिगामेंट्स तो हैं ही हैं। उसके अलावा रीजन वाइज भी अलग अलग डिफरेंट लिगामेंट्स हैं, डिपेंडिंग कि उस रीजन का फंक्शन क्या है। अब देखो सबसे पहले आता है हमारा एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट। अब नाम से देखो, एंटीरियर मतलब आगे की तरफ होगा, लॉन्गिट्यूडनल है मतलब ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनली प्लेस है। तो ये कहाँ प्लेस है, देखो इस डायग्राम में देखो, यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट की पोजीशन, यानी कि ये एंटीरियरली और थोड़ा सा लेटरली जाता है वर्टेब्रल बॉडीज़ के। तो ये सेक्रम से सेकेंड सर्वाइकल वर्टेब्रा तक जाता है। ठीक है, और ये वेल डेवलप्ड होता है इन दी लॉर्डोटिक सेक्शंस। तो इसके 2 लेयर्स होते हैं, सुपरफिशियल एंड डीप। सुपरफिशियल वाले हैं वो मान लो 4-5 वर्टेब्रा के ऊपर कवर करता है, और जो डीप वाले हैं वो हर एक पेयर ऑफ वर्टेब्रा पे अलग से रन करता है। ठीक है, तो इसका फंक्शन क्या होता है कि जब हम एक्सटेंशन में जाएंगे तो ये स्ट्रेच होगा। ठीक है, क्योंकि एंटीरियरली प्लेस है तो इट लिमिट्स एक्सटेंशन। जो इसके डीप फाइबर्स हैं वो क्या करते हैं, रीइंफोर्स द एंटेरोलेटरल पोर्शन ऑफ द इंटरवर्टेब्रल डिस्क, क्योंकि ये आगे की तरफ को है। इनकी जो स्ट्रेंथ है वही दूसरा लिगामेंट है पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट, उससे ट्वाइस है। ठीक है, इट इज कंप्रेस्ड इन फ्लेक्शन, स्ट्रेच इन एक्सटेंशन एंड स्लैक इन न्यूट्रल, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हो। देन द नेक्स्ट लिगामेंट इज द पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट। अब एंटीरियर वाला वर्टेब्रल बॉडी के आगे प्लेस था, ये वाला उसके पीछे की तरफ को प्लेस होता है। देखो इस तरफ से जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है आपको ये है। ठीक है, ये भी सेक्रम से सेकेंड सर्वाइकल वर्टेब्रे तक जाता है। इसकी भी सेम 2 लेयर्स हैं, सुपरफिशियल एंड डीप। सुपरफिशियल सेवरल वर्टेब्रे पे जंप मारती है और डीप हर एक वर्टेब्रे को कनेक्ट करती है, पेयर ऑफ वर्टेब्रे को। ठीक है, अब जो लंबर रीजन में जब ये लिगामेंट आता है तो ये बहुत नैरो होता है, एक रिबन जितना चौड़ा होता है। ठीक है, तो वहाँ पे ये लिटिल सपोर्ट दे पाता है इंटर बॉडी जॉइंट्स को। अब इसका काम क्या है, इट लिमिट्स फॉरवर्ड फ्लेक्शन, ज़्यादा फ्लेक्शन होने से ये रोकता है। ठीक है, इट फॉर्म्स द वेंट्रल सर्फेस ऑफ द वर्टेब्रल कैनाल, इट इज स्ट्रेच्ड इन फ्लेक्शन एंड स्लैक इन एक्सटेंशन। जो नेक्स्ट लिगामेंट है वो है लिगामेंटम फ्लेवम। देखो इस इमेज में आप देख सकते हो लिगामेंटम फ्लेवम की पोजीशन। अब ये क्या होता है, इट कनेक्ट्स लैमिना टू लैमिना। ठीक है, जो हमने पढ़ा था लैमिना जो सेंट्रल पार्ट होता है न्यूरल आर्च का, उसको कनेक्ट करता है फ्रॉम C2 टू दी सेक्रम। ये थिक होता है, इलास्टिक लिगामेंट है, इसके अंदर जो इलास्टिन कंपोनेंट है वो ज़्यादा है। ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट किस रीजन में होता है, लोअर थोरैसिक रीजन में, और वीकेस्ट कहाँ होता है, मिड सर्वाइकल रीजन में। इसका इलास्टिक नेचर होता है। अभी जो इसका इलास्टिक नेचर इसी लिगामेंट का क्यों है सबसे ज़्यादा, वो इसलिए है क्योंकि it creates continuous compressive forces on the disc causing the intradiscal pressure to remain high. ठीक है, thus provide support for the spine in neutral position. Also the ligament does not buckle on itself during movement. अगर बकल करेगा तो क्या होगा, कंप्रेस हो जाएगी स्पाइनल कॉर्ड, तो इसलिए इसमें इलास्टिन ज़्यादा है। ये पोस्टीरियर वॉल बनाता है ऑफ द वर्टेब्रल कैनाल, फॉरवर्ड फ्लेक्शन रोकता है एंड इट रेजिस्ट द सेपरेशन ऑफ लैमिना। उसके बाद जो हमारा दूसरा नेक्स्ट लिगामेंट है, इट इज़ द इंटरस्पाइनस लिगामेंट। नाम से ही पता चल रहा है कि ये स्पाइनस प्रोसेस को कनेक्ट करता है। ठीक है, जो पीछे वाले एक प्रोजेक्शन आ रही थी, सिंगल प्रोजेक्शन पीछे की तरफ को, दैट इज़ द इंटरस्पाइनस लिगामेंट। ठीक है, तो इसमें हमारा टाइप 1 कोलेजन है वो ज़्यादा होता है एंड इट शोज डीजेनरेशन विथ एजिंग। ठीक है, इट लिमिट्स फॉरवर्ड फ्लेक्शन एंड इट कंट्रीब्यूट्स टू लंबर स्पाइन स्टेबिलिटी। इस इमेज में आप देख सकते हो इंटरस्पाइनस की लिगामेंट की पोजीशन। There is the supraspinous ligament. It connects the tips of the spinous process. ठीक है, अब यानी कि जो स्पाइनस प्रोसेस था उसकी टिप टू टिप
कौन कनेक्ट करता है? सुप्रास्पाइनस लिगामेंट। बहुत स्ट्रॉन्ग लिगामेंट होता है ये, ठीक है। ये क्या काम करता है? इट लिमिट्स फॉरवर्ड फ्लेक्शन, स्ट्रेचेज इन फ्लेक्शन। स्पाइनस प्रोसेस को ज़्यादा दूर नहीं जाने देता जब हम फ्लेक्शन करते हैं, ठीक है। इसके अंदर मैकेनो रिसेप्टर्स भी होते हैं। तो जब इस लिगामेंट का डिफॉर्मेशन होता है, कि जब हम बहुत ज़्यादा फ्लेक्शन में जाने लग जाते हैं, तो ये जो हमारे स्पाइनल एक्सटेंसर्स हैं, स्पाइनल स्टेबलाइजर्स हैं, उनको रिक्रूट कर देता है, ठीक है। इस इमेज में आप देख सकते हो सुप्रास्पाइनस लिगामेंट। द नेक्स्ट लिगामेंट इज द इंटर ट्रांसवर्स लिगामेंट। अब नाम से ही पता चल रहा है जो ट्रांसवर्स प्रोसेस है उनके बीच में जो लिगामेंट है, इट इज़ द इंटर ट्रांसवर्स लिगामेंट। अब क्योंकि ट्रांसवर्स प्रोसेस हमारे दोनों तरफ होते हैं, राइट एंड लेफ्ट, तो ये पेयर्ड लिगामेंट होता है। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कहाँ होता है? ये लंबर रीजन के अंदर, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है? इट लिमिट्स कॉन्ट्रालेटरल फ्लेक्शन, ठीक है। इस इमेज में आप देख सकते हो। देन इज द काइनेमैटिक्स ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम। तो काइनेमैटिक्स ऑफ वर्टेब्रल कॉलम का मतलब क्या है? कि वर्टेब्रल कॉलम के ऊपर कौन कौन से मोशंस हो रहे हैं, हम उनके बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो इसमें 4 मोशंस होते हैं मेनली: फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, लेटरल फ्लेक्शन एंड रोटेशन, ठीक है। अब कपलिंग मोशन। अब देखो, कई बार क्या होता है ना कि फ्लेक्शन एक्सटेंशन तो हमने कर लिया, बट कई बार 2 मोशन साथ में हो जाते हैं, ठीक है। तो उनको हम कहते हैं कपलिंग मोशन, यानी कि इन चारों में से ही कोई 2 मोशन साथ में हो गए। अब 2 मोशन जो सबसे ज़्यादा साथ में होते हैं वो होते हैं हमारे लेटरल फ्लेक्शन और रोटेशन, ठीक है। अब ये भी डिफर करता है फ्रॉम रीजन टू रीजन। अब जो ये कपलिंग मोशन है ये किस पे डिपेंड करते हैं? अपॉन दी स्पाइनल पॉस्चर एंड कर्व्स, द ओरिएंटेशन ऑफ आर्टिकुलर फेसेट्स, जो कि हमारे फेसेट जॉइंट्स या जाइगोपोफिशियल जॉइंट्स बना रहे थे, इलास्टिसिटी, फ्लूइडिटी एंड थिकनेस ऑफ द वर्टेब्रल डिस्क, एक्सटेंसिबिलिटी ऑफ मसल, लिगामेंट एंड जॉइंट कैप्सूल। तो सबसे पहली पोजीशन क्या है फ्लेक्शन की? तो देखो ये कैसे फ्लेक्शन होता है, ये पोजीशन हमारी फ्लेक्शन की है ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, क्योंकि हम आगे की तरफ को जा रहे हैं, तो देखो मैं आपको उससे समझाती हूँ। देखो ये एक वर्टिब्रा है, ठीक है, दिस इज द सेकंड वर्टिब्रे, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम की। इनके पीछे के ये इनके स्पाइनस प्रोसेस है, ठीक है। अब मुझे फ्लेक्शन में जाना है, यानी कि मैं यूँ खड़ी थी, अब मुझे यूँ जाना है इस पोजीशन में, ठीक है। तो जो मेरा ये जो ऊपर वाला वर्टिब्रा है ये आगे की तरफ स्लाइड करेगा ओवर द लोअर वर्टिब्रे। तो यही सेम चीज़ होती है फ्लेक्शन ऑफ द स्पाइनल वर्टिब्रल कॉलम के अंदर, ठीक है। तो देयर इज एंटीरियर टिल्टिंग एंड ग्लाइडिंग ऑफ द सुपीरियर वर्टिब्रे ओवर द इंफीरियर वर्टिब्रे, ठीक है। सो देयर इज सेपरेशन ऑफ द स्पाइनस प्रोसेस। अभी आगे झुकेगा तो ये तो दूर दूर चले जाएंगे, ठीक है। और जो हमारा इंटरवर्टेब्रल फोरामेन है उसकी वाइडनिंग होगी। अब इसका सेम उल्टा होगा किसमें? एक्सटेंशन में। एक्सटेंशन में, एक मिनट, हाँ सॉरी, हाँ पहले हम फ्लेक्शन की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ आया। अब जो एक्सेसिव फ्लेक्शन है, अगर मान लो मैं फ्लेक्शन करती जा रही हूँ तो कोई एक लिमिट भी तो होनी चाहिए कि हाँ इसके आगे नहीं जाना वरना डैमेज होगा। तो कौन कंट्रोल करता है उस चीज़ को? बाय दी पैसिव टेंशन इन दी, जो भी पोस्टीरियरली स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है ना आपके, वो सारे एक्सेसिव फ्लेक्शन को रोकेंगे, ठीक है। नाउ इफेक्ट ऑफ फ्लेक्शन ऑन इंटरवर्टेब्रल डिस्क। तो जो एंटीरियर पोर्शन होता है ना एनुलस फाइब्रोसस का, जो कि आउटर कर्विंग है, वो कंप्रेस हो जाता है और वो एंटीरियरली बल्ज करता है, वेराज जो पोस्टीरियर पोर्शन है वो स्ट्रेच होता है एंड इट रेजिस्ट द सेपरेशन ऑफ वर्टेब्रल बॉडीज। अब आया बच्चों एक्सटेंशन। तो देखो ये वाली जो पोजीशन है दिस इज द एक्सटेंशन वाली पोजीशन। अब इसमें अगर आप देखो तो इसमें क्या होगा, मान लो ये एक वर्टेब्रा है, ये एक वर्टेब्रा है, ठीक है, ये इनके स्पाइनस प्रोसेस है, ये हम सजाइटल व्यू की बात कर रहे हैं। अब मैं खड़ी हूँ सीधी, पर अब मुझे झुकना है ऐसे, ठीक है। तो जो ये वाला है मेरा, ये थोड़ा पीछे की तरफ को आएगा और इसके ऊपर वाला इसके पीछे की तरफ को जाएगा, तभी मैं इस पोजीशन में आ पाऊंगी। तो इसमें जो मेरे स्पाइनस प्रोसेस है ये पास पास आए दूर दूर आए, पास पास आएंगे, क्योंकि ये पीछे की तरफ जा रहे हैं तो ये तो जुड़ जाएंगे आपस में। सो दिस इज दी थिंग्स चेंजेस विच आर टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग दी एक्सटेंशन, ठीक है। तो कंट्रोल ऑफ एक्सेसिव एक्सटेंशन कौन देखेगा? आप जो स्ट्रक्चर्स एंटीरियरली प्रेजेंट है, ठीक है। ऑल्सो बोनी कंटैक्ट होगा बिटवीन दी स्पाइनस प्रोसेस, ठीक है, एंटीरियर फाइबर्स ऑफ एनुलस फाइब्रोसिस, एंटीरियर ट्रंक मसल, एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट। फिर नेक्स्ट इज द लेटरल फ्लेक्शन। लेटरल फ्लेक्शन में क्या होता है? व्हेन द सुपीरियर वर्टिब्रे टिल्ट्स laterally, rotates and translates over the adjacent vertebrae।
अब इसका क्या मतलब हुआ बच्चों, देखो सॉरी, देखो अब हम पीछे की तरफ से देख रहे हैं, व्यू हमारा पीछे की तरफ का है। ये हो गई वर्टिब्रे, ये हो गए उसके ट्रांसवर्स प्रोसेस, 3 वर्टिब्रे बना लेते हैं चलो, ठीक है। अब लेटरल फ्लेक्शन में क्या होगा, मैं सीधी खड़ी हूँ, ठीक है, बट अब मुझे इधर की तरफ टिल्ट होना है, मेरा मुंह यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये वाला जो वर्टिब्रे होगा ये थोड़ा इधर की तरफ खिसकेगा, ये वाला थोड़ा इधर की तरफ खिसकेगा, यानी कि एक साइड को लीन हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज द movements which are taking, sorry, these are the movements which are taking place during the lateral flexion, ठीक है। सो इंटरवर्टेब्रल फोरामेन इज वाइडेंड ऑन द अपोजिट साइड, यानी कि जिस तरफ आप लेटरल फ्लेक्शन कर रहे हो उसके अपोजिट साइड तो जो फोरामेन है वो खुल जाएगा, बट जिस तरफ कर रहे हो उस तरफ नैरो हो जाएगा, ठीक है। सो कंट्रोल ऑफ एक्सेसिव लेटरल फ्लेक्शन कौन करता है, एन्युलस फाइबर्स, इंटरट्रांसवर्स लिगामेंट, एंटीरियर पोस्टीरियर ट्रंक मसल्स ऑन द साइड ऑफ कन्वेक्सिटी ऑफ कर्व। अब इसका क्या असर आता है इंटरवर्टेब्रल डिस्क पे, कि जो एन्युलस फाइब्रोसिस है इट इज कंप्रेस्ड ऑन द साइड विच इज कनकेव एंड स्ट्रेच्ड विच इज ऑन द साइड ऑफ द कन्वेक्सिटी ऑफ द कर्व। अब नेक्स्ट जो मोशन है वो है रोटेशन। अब रोटेशन देखो हर स्पाइनल सेगमेंट पे अवेलेबल है, ठीक है, और इनका जो काइनेमैटिक्स है वो वेरी करता है इन डिफरेंट रीजन्स बिकॉज ऑफ द शेप्स एंड आर्टिकुलेशंस एंड ओरिएंटेशंस ऑफ द ज़ाइगोपोफिशियल जॉइंट्स। So this is the rotation movement. Then is the kinetics of vertebral column. तो अभी तक हम सिर्फ मोशन की बात कर रहे थे कि कौन कौन सा मोशन हो रहा है, क्या मूवमेंट हो रही है। अब कौन सी फोर्स वो मूवमेंट करा रही है उस बारे में बात करेंगे। तो वर्टेब्रल कॉलम पे ये सारी फोर्सेस लगती हैं, एक्सियल कंप्रेशन, टेंशन, बेंडिंग, टॉर्शन एंड शियर स्ट्रेस। अब जो कॉलम की एबिलिटी है टू रेजिस्ट दीज फोर्सेस, दीज लोड्स, वो किस पे डिपेंड करती है, कैसी लोडिंग हो रही है, कितनी देर तक हो रही है, किस रेट पे हो रही है, पर्सन की एज क्या है, पोस्चर क्या है, कोई उसको एसोसिएटेड कोई कंडीशन तो नहीं है, डीजेनरेटिव चेंजेस तो नहीं है, ठीक है, नर्वस सिस्टम उसका ठीक है या नहीं है। तो चलो सबसे पहली फोर्स कौन सी आ रही है, एक्सियल कंप्रेशन, यानी कि सीधी 90 डिग्रीज पे कौन सी फोर्स लगती है उसको कहते हैं हम एक्सियल कंप्रेशन। कौन करवाता है ये फोर्स, ग्रेविटी से लगती है, ग्राउंड रिएक्शन फोर्स से लगती है, या फिर अगर लिगामेंट्स और मसल से भी लगती है। देखो ये जो रेड लाइन है ये बता रही है कंप्रेसिव फोर्स जा रही है वर्टेब्रल कॉलम पे, स्पाइन पे। अब जो सबसे ज़्यादा एक्सियल कंप्रेशन है वो कौन रोकता है, वर्टेब्रल बॉडी और इंटरवर्टेब्रल डिस्क, यानी कि आगे वाला हिस्सा, ठीक है। कई बार डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ज़ाइगोपोफिशियल जॉइंट और न्यूरल आर्च जो है वो भी एक्सियल लोड लेती हैं, बट सबसे ज़्यादा हमारी इंटरवर्टेब्रल डिस्क और वर्टेब्रल बॉडीज़ लेती हैं। अब इसके अंदर क्या होता है ना बच्चों, शेयर के अंदर, कि जो आपका न्यूक्लियस पल्पोसेस है, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में जब मैं स्ट्रक्चर समझा रही थी इंटरवर्टेब्रल डिस्क का, कि वो एक बॉल की तरह है, ठीक है। तो जब भी उसके ऊपर कंप्रेशन आता है तो वो डिफॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो उसके अंदर एक स्वेलिंग प्रेशर क्रिएट होता है और वो आउटवर्ड स्ट्रेच करता है, ठीक है। तो वो उसके आउटवर्ड क्या प्रेजेंट है, एनुलस फाइब्रोसिस और एंड प्लेट्स। तो वो क्या करता है, एनुलस फाइब्रोसिस के ऊपर अपना प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। तो उनके ऊपर भी स्ट्रेस क्रिएट होता है। अब ये एक पेयर बना लेते हैं, यानी कि जो न्यूक्लियस पल्पोसेस है वो एनुलस फाइब्रस पे अपना स्ट्रेस डालता है, फिर एनुलस फाइब्रस भी स्ट्रेस में आ जाते हैं, वो भी फिर अंदर न्यूक्लियस के ऊपर अपना स्ट्रेस लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। तो ये एक इंटरेक्शन पेयर बना लेते हैं। तो यूजुअली जितनी वो फोर्स लगा रहा है उतनी ही बी भी फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो ये एक इक्विलिब्रियम वाली स्टेट में रहते हैं, ठीक है। अब जो प्रेशर है वो उसके बाद किस पे जाएगा, ओवर दी एंड प्लेट्स, ठीक है। एंड प्लेट से वो सुपीरियर एंड इन्फीरियर वर्टेब्रल बॉडीज़ पे जाएगा। अब एक्सियल लोडिंग के टाइम पे जब कंप्रेशन हो रहा होता है तो जो एंड प्लेट्स हैं सबसे पहले फेल होती है, रप्चर होती हैं, और जो इंटरवर्टेब्रल डिस्क है वो बहुत ज़्यादा रेसिस्ट करती है एक्सियल लोडिंग को, वो जल्दी से रप्चर नहीं होती, इट इज़ द लास्ट वन टू रप्चर। अब जो इंटरवर्टेब्रल डिस्क है ये विस्को इलास्टिक है। अब विस्को इलास्टिक है तो वो क्रीप भी शो करेगा। क्रीप का मतलब क्या हुआ कि आपका लोड तो कांस्टेंट है पर उसकी वजह से आपका चेंज इन शेप आ रहा है, चेंज इन दी ओरिएंटेशन आ रहा है। तो जब हम सीधे खड़े होते हैं तो उसके ऊपर कंप्रेसिव लोडिंग आ रही होती है स्पाइन के ऊपर हमारी, क्योंकि हम स्ट्रेट खड़े हैं तो ग्रेविटी भी एक्ट कर रही है, ग्राउंड रिएक्शन फोर्सेस भी आ रही हैं, ठीक है। तो जो न्यूक्लियस पल्पोसस है उसके अंदर स्वेलिंग प्रेशर आया तो उसकी वजह से न्यूक्लियस के अंदर का जो फ्लूइड है वो बाहर की तरफ चला गया, ठीक है। और जो ये एक्सेसिव फ्लूइड निकला, जो ये फ्लूइड निकला, ये किसने अब्जॉर्ब किया, कार्टिलेजिनस एंड प्लेट्स ने,
ठीक है। जैसे ही हमने एक्सियल लोडिंग हटाई, कब हटेगी? जब हम सीधे लेट जाएंगे। बैठने में भी नहीं हटेगी, कम हो जाएगी, पर लेटने में हट जाएगी। तो जो फ्लूइड है वो वापस न्यूक्लियस और एनुलस फाइबर्स के अंदर चला जाता है। तो जो हमारा डिस्क है वो ओरिजिनल शेप में आ गया। यही रीज़न है कि जब हम सुबह अपनी हाइट नापते हैं तो वो ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि जो पानी है वो डिस्क के अंदर होता है, पर जैसे जैसे दिन जाता है तो हम अपराइट पोस्चर में रहते हैं तो वो वापस बाहर आ जाता है। नेक्स्ट इज द बेंडिंग। तो इसमें कंप्रेशन भी होता है और टेंशन भी होता है। सो देयर कैन बी फ्लेक्शन, एक्सटेंशन एंड लेटरल बेंडिंग। देखो, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन एंड द लेटरल बेंडिंग, बेंडिंग या लेटरल टिल्टिंग। फ्लेक्शन के अंदर क्या होगा? जो एंटीरियर स्ट्रक्चर्स हैं उन पे कंप्रेशन आएगा, पोस्टीरियर वालों पे टेंशन आएगा। एक्सटेंशन में उल्टा हो जाएगा, एंटीरियर स्ट्रक्चर्स पे आएगी टेंशन, पोस्टीरियर पे आएगी कंप्रेशन। लेटरल बेंडिंग पे आप जिस तरफ टिल्ट हो रहे हो, जिस तरफ बेंड हो रहे हो, वहाँ पे तो कंप्रेशन गया, और अपोजिट साइड पे क्या आ जाएगी? टेंशन। द नेक्स्ट force which is acting is torsion. So it is created during axial rotation. अब ये coupled motion है। coupled motion मैंने बताया था जब दो चीज़ें एक साथ हो रही हो, दो मोशन, तो ये जो स्टिफनेस है ये इंक्रीज होती है फ्रॉम T7 से लेके L4 वर्टिब्रे तक। ठीक है। सो दिस टॉर्जनल स्टिफनेस इज प्रोवाइडेड बाय द आउटर लेयर ऑफ वर्टिब्रल बॉडी, वो जो किससे बनी है? कॉर्टिकल बोन से। ठीक है। इंटरवर्टिब्रल डिस्क एंड बाय द ओरिएंटेशन ऑफ फेसिड। सो ड्यूरिंग टॉर्जन जो एनुलस फाइबर्स हैं हाफ तो रेजिस्ट करते हैं क्लॉकवाइज रोटेशन को, और जो अदर हाफ होता है वो रेजिस्ट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को। सो दिस इज द पिक्चर ऑफ एक्सियल टॉर्जन। नेक्स्ट इज द शियर। ठीक है। तो शियर फोर्सेस क्या होती है? ये मिड प्लेन पे एक्ट करती हैं ओवर द डिस्क। तो इसमें क्या होता है? ट्रांसलेशन होता है ऑफ वन वर्टिब्रे ओवर द एडजेसेंट लोअर वर्टिब्रे। ठीक है। तो लंबर स्पाइन के अंदर जाइगोपोफिशियल जॉइंट्स और जो हमारी इंटरवर्टिब्रल डिस्क है वो शियर को रेजिस्ट करती है। देखो इस इमेज से देखो कि जो देखो L5 वर्टिब्रे दिख रही है आपको इस डायग्राम में। सो दिस इज द L5 वर्टिब्रे। ठीक है। अब ये क्या हो रही है? जो S1 वर्टिब्रे है उसके ऊपर शियर फोर्स लगा रही है, यानी कि आगे की तरफ को आ रही है। मान लो ये एक वर्टिब्रा है, ये एक वर्टिब्रा है, तो ये वर्टिब्रा इधर को जा रही है, तो दिस इज द शियर फोर्सिंग, ऐसे। सो दिस इज द शियर फोर्स। तो ये सारी फोर्सेस हैं जो एक्ट हो रही हैं ओवर द vertebral column. So this is the kinetics, all about the brief introduction, anatomy, kinematics and kinetics of the vertebral column. अब हम एक एक करके region by region kinetics and kinematics पढ़ेंगे of the vertebral column. Thank you.